हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी लाइट के रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और बाद में देखेंगे क्यों वेव थियरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेडिएशन की पार्टिकल थियरी को एक्सेप्ट करना पड़ा। ओके, तो पहले तो देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। When photons of sufficient energy hits the metal surface, then electron comes out of metal surface. This is called photoelectric effect. ठीक है, चलो देखो क्या है। सिंपल लिखा है कि सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, मतलब ऐसे फोटोन कि जिसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए वर्ड लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सफिशिएंट एनर्जी ऑफ फोटोन किसी मेटल सरफेस को हीट करे तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। क्यों निकलेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका सेटअप क्या है वो देखेंगे। देखो, ये एक ग्लास ट्यूब है, बराबर। ये एक ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे एक विंडो रखेंगे, ये विंडो से फोटोन ग्लास ट्यूब में एंटर होंगे। ठीक है, अब जो मेटल से इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, यहाँ पे लिखा ना मेटल सरफेस, वो मेटल को हम यहाँ पे रखेंगे। वो मेटल को यहाँ पे रखेंगे। सपोज ये हमारी वो मेटल है कि जिस पे फोटोन हिट करने वाला है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। ठीक है, ये मेटल को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे हमें एक एनोड रखना है। यहाँ पे हम एमीटर रखेंगे करंट मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया एनोड। बैटरी के पॉजिटिव से जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच होता है उसे एनोड बोलेंगे, और ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है, चलो अब होगा क्या। अब जैसे ही फोटॉन्स यानी कि रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन की वजह से बाहर आए, इसको नाम देंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और डेफिनेटली ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आएंगे। यहाँ से वो पास होके यहाँ पे निकलेगा और इससे हमें पता चलेगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा। तो कितना फ्लो हो रहा है उससे हमें करंट के हिसाब से हम वो फ्लो मेज़र कर सकेंगे। तो इस तरह का थोड़ा बहुत सेटअप है। अब पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहा है, फिर बाद में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। देखो होता क्या है, हमारे पास जो मेटल है, सपोज ये मेटल सरफेस है। सरफेस इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन मैंने बताया है। मेटल सरफेस पे जो उसके एटम होते हैं,
इस तरह से होंगे। मेटल के पॉजिटिव आयन, जिसे हम कर्नेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, ये मेटल के पॉजिटिव कर्नेल। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इसलिए होते हैं कि वो कहीं पे भी स्टेबल नहीं होते और पूरे मेटल में घूमते रहेंगे, बराबर, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इतना तो समझ में आना चाहिए। ये हमारे हो गए मेटल की। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि ये जो कर्नेल है वो उसे पकड़ के रखेगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी ताकि वो पॉजिटिव आयन यानी कर्नेल के अट्रैक्शन फोर्स से छूट जाए और बाहर निकल आए। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी आप हीट एनर्जी दे सकते हो, आप रेडिएशन एनर्जी, वही तो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो फोटॉन्स एंटर किए, बराबर, वो यहाँ पे स्ट्राइक होगा, हीट होगा। तो यहाँ होगा क्या, ये फोटोन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये देखेगा कि ये फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, इसीलिए हमने वर्ड रखा सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल आएगा, क्योंकि अब उसके पास उतनी एनर्जी हो गई कि वो कर्नल के अट्रैक्शन फोर्स से छूट जाए। तो बात समझ में आई? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकला। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दे दी, क्योंकि फोटोन पे उससे भी ज़्यादा एनर्जी हो सकती है। तब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जितनी चाहिए, उसे निकलने के लिए जितनी चाहिए उतनी एनर्जी तो वो यूज़ कर देगा, जो बाकी एनर्जी बचेगी वो यूज़ करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं वो उसे यूज़ करेगा टू वे से, वन बाहर निकलने के लिए, और सेकंड बाकी बचे उसे अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो पहले तो ये वर्ड देखना पड़ेगा कि अगर एनर्जी कम है, फोटोन के पास एनर्जी कम है, तो हम कितने टाइम तक भी उस पर हीट करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, है कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अगर एक्स्ट्रा है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ वो यहाँ पे स्ट्राइक होंगे। चलो, ये हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि क्यों वेव थियरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आपने आगे भी देखा कि वेव थियरी के हिसाब से इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी, लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी क्या होती है वो पहले समझ लो। सपोज ये यूनिट सरफेस एरिया है, ये यूनिट सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सरफेस एरिया पे यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, 4 नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट पे नंबर ऑफ फोटोन जितने हैं उसी को इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ फोटोन उतने ही एरिया में ज़्यादा स्ट्राइक हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी कम। तो बात समझ आई? इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी देखो, एक बात तो क्लियर हो गई, इसकी इंटेंसिटी से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब एनर्जी को रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी W1 है और यहाँ पे जो लाइट है उसकी, यहाँ पे जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी W2 है। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, मतलब न्यू1 ज़्यादा है, न्यू2 कम है। तो समझो वेव थियरी के हिसाब से इंटेंसिटी और एनर्जी कम सेम है, तो यहाँ पे कम इंटेंसिटी तो एनर्जी भी कम होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी तो एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है।
फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी और एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, एनर्जी को रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर से ये एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पहले तो ये है कि वेव थियरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि फोटोन स्ट्राइक हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही फोटोन स्ट्राइक हो रहा है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे विद इन अ नैनो सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि देयर इज नो टाइम लैग्स बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन्स एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों हो रहा है ये वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए पार्टिकल थियरी, ठीक है। ओके, चलो, तो फर्स्ट ये है कि विद इन अ टाइम, विद इन अ नैनो सेकेंड ये प्रोसेस हो जाती है। सेकेंड, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो फोटोन्स है, ये फोटोन्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। सपोज मैंने कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन ले लिया तो क्या होगा, अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला है तो इलेक्ट्रॉन पहले चेक करेगा कि क्या ये फोटोन पे सफिशिएंट एनर्जी है, अगर नहीं बनी तो उसे एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं और निकलेगा ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर हमने सफिशिएंट एनर्जी यानी कि सफिशिएंट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन एंटर किया तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब कि हर एक मेटल को एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली फोटोन चाहिए कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो क्या लिखा है, एवरी मेटल रिक्वायर्ड फोटोन्स ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्यों मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखा, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए टू एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो याद रखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम वैल्यू है, उससे कम कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा देखने को भी मिलेगी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, क्योंकि ज़्यादा दे दिया तो हमें पता ही है वो कहाँ पे यूज़ करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे। चलो, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि यहाँ पे टाइम नहीं लगता और यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के फोटोन चाहिए ही चाहिए, जिसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, हम ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 टाइम्स देखेंगे। 1 टाइम हम इंटेंसिटी के हिसाब से देखेंगे और 1 टाइम हम एनर्जी के हिसाब से। पहले हमने क्या किया, इस टाइप का फोटोन ले लिया जिसकी इंटेंसिटी कम है और फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ज़्यादा हो उससे किया। तो हमें क्या देखने को मिला, इंटेंसिटी कम हो तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, क्योंकि फोटोन कम आ रहे हैं ना, तो जितने फोटोन कम है तो कम इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी कम तो नंबर ऑफ फोटोन कम, है कि नहीं। जब इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। ये तो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, क्योंकि ज़्यादा फोटोन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि करंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो इससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि नहीं। लेकिन अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेबल है, तो हमने क्या किया, 1 टाइम हमने फ्रीक्वेंसी कम ली और 2nd टाइम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ली। तो देखा कि जब फ्रीक्वेंसी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम थी। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो एनर्जी पे डिपेंडेबल है। तो बात क्लियर होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी पे डिपेंडेबल है, जबकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेबल है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी और एनर्जी एक जैसे नहीं है। और
वेव थियरी तो कहती थी कि ये सेम है, तो इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेव थियरी क्यों इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। लास्ट, वैसे तो लास्ट पॉइंट है, हर एक मेटल में जो कर्नेल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन सेम नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। तो इसका मतलब हर एक मेटल को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, हर एक मेटल की अलग अलग होगी। तो हर एक मेटल को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकेंगे, वो इन एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो देखो, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है क्योंकि अट्रैक्शन सेम नहीं होता। और लास्ट पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी, वो तो हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो अभी तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, फ्रीक्वेंसी के साथ है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन किसके साथ है, इंटेंसिटी के साथ है कि नहीं। तो चलो अब सोचो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फोटॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसकी एनर्जी ई है। तो हमने जो एनर्जी दी है फोटॉन्स को वो कितनी है, ई। अब ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है। इसका मतलब हमने सब रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है। तब क्या होगा, तब ये होगा कि पहले तो वो निकलने के लिए यूज़ करेगा जिससे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, बराबर। तो ये एनर्जी डिवाइड होगी वर्क फंक्शन में, फिर बाकी जो एनर्जी बचेगी वो उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मतलब कि ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी प्रोवाइड की वो डिवाइड हो गई एक वर्क फंक्शन में, एक काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मुझे वर्क फंक्शन चाहिए या काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मुझे प्रोवाइड एनर्जी में से वर्क फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। प्रोवाइड एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, और वर्क फंक्शन कितना होगा, एच म्यू ज़ीरो। व्हाट इज म्यू ज़ीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से आप एच सी बाई लैम्बडा माइनस एच सी बाई लैम्बडा नॉट भी लिख सकते हो। तो आप ये फॉर्मूला से यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकोगे। देखो जहाँ पे भी हमने W0 लिखा, ये ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी तरह ये थ्रेशोल्ड वेव लेंथ होती है। तो ये होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया जाता वेव थियरी से, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी और इंटेंसिटी दोनों को अलग लेके ही समझना पड़ेगा, तब जाके वो ये थियरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव थियरी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉपी करो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिपेंडेबल ये तो एग्जांपल है। प्रॉब्लम नंबर 2.8 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में हो सकता है, 5 मार्क्स में भी हो सकता है। और प्रॉब्लम नंबर 2.9 देखो क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। तो ऐसा है कि ये सोडियम की सरफेस होगी, उस पर हमने फोटॉन्स जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर, उसे हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। चलो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन एमिट्स विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी हमें दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है, कितनी 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसका मतलब ये तो पर मोल यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की दी है, जो भी है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो हमें ढूंढना है, वही होता है वर्क फंक्शन। तो पहले ये ढूंढना है
कैसे मिलेगा सबको मालूम है, जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी टू टाइप्स की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। अगर हमें ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो तो ये तो आराम से ढूंढ लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें वैल्यू प्रोवाइड की है, हमें ई ढूंढना पड़ेगा और ई के लिए हमें वेवलेंथ दिया हुआ है। तो पहले देखो हम कैसे ढूंढेंगे। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, इसीलिए क्योंकि हमें पर मोल पे कैलकुलेशन करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू NhC/λ। ये नैनोमीटर में कन्वर्ट है, नैनोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा और 3 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। चलो तो वैल्यू रखेंगे। N 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 होगा। H 6.626 × 10⁻34 होगा, ये 3 × 10⁸ होता है और लैम्बडा तो 3 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा -7। ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर 39.901 × 10⁻⁴ के आसपास होगा। कैलकुलेट करके देखना। 1 पॉइंट और हम अगर चेंज करें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जो एनर्जी मिली वो जूल पर मोल मिली। क्यों? क्योंकि हमने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया और हमें 1 मोल ही चाहिए, जूल पर मोल ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जूल पर मोल ही है। चलो एनर्जी मिल गई, प्रोवाइड एनर्जी मिल गई, तो अब हम कैसे वर्क फंक्शन ढूंढेंगे। तो रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी बराबर, तो हमें चाहिए E इज इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये हो जाएगी E माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो ये है 3.99 × 10⁵ माइनस काइनेटिक एनर्जी देखो 1.68 × 10⁵ तो कॉमन निकल आएगा, ये हो जाएगा 2.31 × 10⁵ जूल पर मोल। ये भी तो मोल में ही होगा, है कि नहीं। लेकिन हमें ये थोड़ी बोला है कि 1 मोल के लिए ढूंढो, हमें तो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, यहाँ पे तो 1 मोल के लिए लिखा है। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ये जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो फिर हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 मोल यानी कि क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे दिस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए। देयरफॉर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी हम E डैश बोल देंगे, वो कितनी हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है वो तो 1 मोल के लिए है, तो उससे हम 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.3835 × 10⁻18 और 0.1 चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -19 जूल। अब देखो ये आपका एक आंसर हो गया। तो इतनी एनर्जी चाहिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन के, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिए। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लैम्बडा मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम लैम्बडा क्या होगा कि जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ये तो एनर्जी पे डिपेंडेबल है। अगर हमारे पास E है तो HC क्या हो जाएगा, लैम्बडा। तो लैम्बडा कैसे ढूंढेंगे, HC/E कर देंगे 6.626 × 10⁻34, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और लैम्बडा मैक्सिमम आपने कितना लिया, सॉरी E कितना मिला आपको, 3.835 × 10⁻19। आप ये लैम्बडा जो भी है, लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू अगर काउंट करोगे तो ये आपको 5.1833 के आसपास मिलेगी, 10⁻7 मीटर हो जाएगा।
नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट चेंज करके -9 लाओगे, ठीक है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, तो अब 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर। तो 2 आंसर चाहिए था, एक एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड लैम्बडा मैक्सिमम, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 फॉर अ मेटल इज 7 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स यानी हर्ट्ज है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ, तो इंसिडेंट यानी कि अप्लाइड प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.0 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, यही कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्रोवाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला क्या था एच में, और ये क्या था, है कि नहीं, एच तो कॉमन है, यही हो जाएगा। वैल्यू रखो 6.626 10⁻−34। अब प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतना, और ये कितनी है -7 × 10⁻14। अब ये तो माइनस नहीं कर सकें क्योंकि ये जो 10 के पावर है वो सेम नहीं है, वो तो पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 10 कर देते हैं, अगर 10 कर दो तो ये 14 हो जाएगा, और ये तो 14 था ही। अब तो सिंपल हो गया, 6.626 × 10⁻−34 10⁻14 कॉमन निकाल दिया, 10 में से 7 यानी कि 3, ये कैलकुलेट करो तो ये कुछ आंसर 19.87 जितना होता है। 34 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा -20, तो 1.987 × 10⁻−19 जूल आपका आंसर, जूल में चाहिए तो कॉपी करो।